नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2025 और दिन है गुरुवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले हिस्से की हम शुरुआत करते हैं। पहला जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ये आधारित है अभी हाल फिलहाल में जो स्वच्छ भारत सर्वे का आयोजन किया गया था, इसको यहाँ पर हम विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करी जाती है रैंकिंग्स एंड सेलिब्रेशंस अपार्ट के साथ में, मतलब सिर्फ रैंकिंग और उत्सवों से आगे बढ़ कर के स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण 9th एडिशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया है, ये सर्वे पॉलिसी मेकर एंड सिटी मैनेजर्स को एक रियलिटी चेक देता है कि देश में अर्बन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट की हालत कैसी है। साथ ही ये सर्वे एक रिलायबल डेटाबेस भी प्रोवाइड कर रहा है जिस पर भविष्य में हम योजनाएं बना सकते हैं और भी हम हमारे शहरों को बेटर करने के लिए, साफ सफाई लाने के लिए। ये जो सर्वे होता है वो एनुअल होता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि जब हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। केवल 100 से कम सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बढ़कर के अब 4500 से अधिक शहर इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब इसमें ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। ये चीज़ केवल कागजी नहीं है, इसे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी शामिल किया जा रहा है इसमें, और एलोबरेट असेसमेंट मतलब विस्तृत मूल्यांकन से इसको हम मजबूत कर रहे हैं। 14 करोड़ से अधिक शहरी नागरिकों का फीडबैक लिया गया है, सिटी ड्वेलर्स, जिससे ये और भी ज़्यादा जनता केंद्रित और रियल बन गया है। इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं तो हम खुद ही इसको चेक नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के माध्यम से हम हमारा एवोल्यूशन कर रहे हैं। ये जो सर्वे रहा है इसमें आप देखेंगे 10 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हैं इसमें आ जाता है कचरे की छटाई करना, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजमेंट, वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये यहाँ पर 6 मुख्य पैरामीटर बताए गए हैं, टोटल इसमें 10 हैं। ये सारे पहलू मिलकर के सर्वे को कम्प्रहेंसिव बनाते हैं, विस्तृत बना देते हैं। मतलब ये सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं है बल्कि गहराई से मूल्यांकन होता है इसमें। अब सर्वे सिर्फ मूल्यांकन नहीं बल्कि ड्राइवर ऑफ कंपटीशन बन चुका है। मतलब शहरों के बीच साफ सफाई को लेकर के एक पॉजिटिव कंपटीशन बन रहा है। साथ ही साथ ये सर्वे दिखाता है कि साफ सफाई के सफ़र में कौन कौन सी गैप्स अभी भी बाकी हैं ताकि सरकार इसमें सुधार कर सके। मतलब साफ़ सफाई सिर्फ टॉयलेट बनाने तक सीमित नहीं है, इसमें हम कचरा को मैनेज करते हैं, साफ़ सफाई कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान देते हैं और लोगों की संतुष्टि भी इसका एक हिस्सा है। आगे राइटर का कहना है कि हमने इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखा है कि हम पॉपुलेशन डिफरेंस, पॉपुलेशन साइज को भी शामिल करें, पॉपुलेशन के हिसाब से शहरों का मूल्यांकन करें। अलग अलग जनसंख्या आकार वाले शहरों को ध्यान में रख करके हम बात कर रहे हैं। मतलब सभी शहरों की तुलना एक जैसे पैमाने पर नहीं करेंगे, छोटे और बड़े शहरों को अलग अलग श्रेणियों में आके जाएंगे। इस साल सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत करी गई है। ये एक नया और ज़रूरी बदलाव था, ओवरड्यू ट्विस्ट था, क्योंकि पिछले कई सालों से रैंकिंग में टॉप में वही शहर बने हुए थे जैसे कि इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। इस बदलाव ने प्रतिस्पर्धा को एक नया रूप दे दिया है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को लंबे समय से मैस्कॉट्स ऑफ क्लीनिनेस माना जाता था, मतलब साफ सफाई का आदर्श या फिर प्रतीक माना जाता था। अब ये शहर सुपर स्वच्छ लीग में 20 अन्य शहरों के साथ शामिल हुए हैं जिनकी जनसंख्या अलग अलग थी। इसका मतलब ये हो गया है कि अब हर जनसंख्या श्रेणी के शहरों को हम बराबरी से मौका देंगे। जो शहर सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुए थे वे आपस में ही नई ऊंचाइयां तय कर सकते थे। साथ ही उन्होंने अन्य नए शहरों के लिए रैंकिंग में जगह छोड़ी है ताकि वे भी टॉप क्लीन सिटी की दौड़ में आगे आ सकें। इससे जो प्रतिस्पर्धा है वो इंक्लूसिव हो गई है। यही रीज़न है कि इस बार अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ जैसे शहर जो कि पहले टॉप में नहीं आ पाते थे, अब मिलियन प्लस कैटेगरी में टॉप क्लीन सिटीज़ बन पाए हैं। यानी बड़ी जनसंख्या के शहरों में स्वच्छता सुधार को पहचान उचित मिली है। इसके साथ ही साथ 12 और सिटीज़ हैं, इनको उनकी पॉपुलेशन सेगमेंट के हिसाब से हमने रैंकिंग दी है। इसका मतलब ये हो गया है कि तुलना समान जनसंख्या वाले शहरों के बीच होगी, इससे फेयरनेस बना रहेगा। 2024-25 स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे
ऐसा लगता है कि फोकस करता है शहरों को और भी ज़्यादा क्लीन बनाएं, और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाएं एंड इंक्लूसिव बनाएं। मतलब मोर टाइप ऑफ सिटीज़ हैड ए चांस टू पार्टिसिपेट फेयरली, ज़्यादा से ज़्यादा शहर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके पहले हम ये देखते थे कि भाई शहरों को केवल 2 जनसंख्या की श्रेणी में बांट करके हम एवोल्यूशन करते थे। अब इसको हमने बढ़ा करके 5 श्रेणियों में बांट दिया है, मूल्यांकन कर रहे हैं, ताकि जो तुलना है और भी ज़्यादा न्याय संगत हो एंड बैलेंस्ड हो। इससे छोटे शहरों को भी बड़े शहरों से अलग कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। आज के टाइम में हमने सिटीज़ को अलग अलग श्रेणी में रख दिया है, जैसे कि 20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बे भी हैं, यहाँ से लेकर के 10 लाख मतलब 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले महानगर तक। इससे हर शहर को अपनी ही श्रेणी में परखा गया है, जिससे सभी को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है। कुल मिलाकर के देखा जाए ये जो 2024-25 का सर्वे है, ये काफ़ी ज़्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी रहा है। जो शहर अब तक स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ गए थे, वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बाकी शहरों की बराबरी कर रहे हैं। इस ट्रेंड का एक एग्जाम्पल है उड़ीसा राज्य। भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, इसने 34वें स्थान से छलांग मार करके 9वें नंबर पर ये पहुंच गया है। ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट माना जाता है। स्मॉल टाउन्स जैसे कि अस्का एंड चिकीती, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, अपनी अपनी श्रेणियों में टॉप 3rd स्थान में जगह बनाई है। मतलब ये छोटे शहर भी अब सर्वश्रेष्ठ शहर की सूची में आ चुके हैं। इसके अलावा राउरकेला, कटक एंड बहरमपुर जैसे मिड साइज के शहरों ने काफ़ी सुधार किया है और रैंकिंग में ऊपर आए हैं। ये चीज़ बताता है कि भाई हम मेट्रो सिटी ही नहीं बल्कि हर लेवल के शहर साफ सफाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो अब तक कोई खास प्रभाव ये नहीं छोड़ पाए हैं। बंगलुरु को इस रिपोर्ट में सबसे लीस्ट इंस्पायरेशनल बताया, मतलब साफ़ सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है। लेकिन हैदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा, गुंटूर और मैसूर जैसे शहरों ने साउथ में सबसे बेटर प्रदर्शन किया है। ये वे सिटीज़ हैं जो क्लीन सिटी परफॉर्मेंस में साउथ इंडिया की बेहतर छवि को बताते हैं। जब बात करें हम नेशनल कैपिटल रीजन की, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मेडले मतलब मिश्रित स्थिति है। NMDC, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एंड नोएडा को मेटिकुलस सैनिटेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट माना गया। मतलब बेहद सटीक और योजनाबद्ध सफाई व्यवस्था है। मतलब इलाकों में सफाई का संगठित और नियमित ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे शहरों ने काफ़ी सुधार किया है, भले ही इनको पब्लिक रिपोर्ट में आलोचना मिली। मतलब जनता की शिकायत या फिर जनता की आलोचना की रिपोर्ट आई है, इसके बावजूद भी इन्होंने अच्छा काम किया है। अब देखा जाए साफ सुथरे शहरों की संख्या बढ़ रही है, यानी अब हर राज्य से एक एक उभरते हुए प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। शहरों का चयन उनके प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल के आधार पर हुआ है। मतलब जो अभी तो बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन जिसमें आगे बढ़ने की संभावना तो है। जब किसी शहर को स्वच्छ शहर की पहचान मिल जाती है तो वो उस एस्पायरेशनल कोर्स को बनाए रखने की कोशिश करता है। मतलब एक बार सफाई में यदि हम आगे आ गए तो हम सोचते हैं हम हमेशा आगे ही रहें। इस हिसाब से हमने 78 जो पुरस्कार दिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको क्या काम करना है? सबसे साफ शहरों को मेंटर बना देना है, जो कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले शहरों को गाइड करेंगे। इसमें गुड प्रैक्टिसेस का फैलाव होगा, जैसे कि वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करना है, कैसे कचरे का रिसाइकिल करना है, कैसे वर्कर की सेफ्टी होगी। यानी ये सीख और मॉडल नगर पालिकाओं और नगर निगमों के बीच फैल जाएगा। ये सुझाव है कि देश के सफल शहर बाकी शहरों के लिए रोल मॉडल बन सकें। इंदौर को वेस्ट सेग्रीगेशन में हीरो माना जाता है। वो घर से ही कचरे को 6 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है: ड्राई, वेट, डोमेस्टिक हैजार्डस, प्लास्टिक, सैनिटरी, ई वेस्ट। इस कैटेगरी में बांट करके हमसे कचरा वो इकट्ठा करता है। ये भारत के लिए, अन्य शहरों के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जैसे सूरत की बात करें, सूरत ने सीवेज ट्रीटेड पानी को बेच करके रिवेन्यू कमाया है। इससे बात क्लियर हो गई है कि वेस्ट टू वेल्थ हो सकता है। पुणे का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रैग पिकर्स, कचरा बीनने वालों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर आधारित है। इससे सामाजिक न्याय और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विशाखापट्टनम की जब हम बात करते हैं, विशाखापट्टनम मेड एन इको पार्क फ्रॉम रीमेडिएटेड लिगेसी वेस्ट साइट।
विशाखापट्टनम में पुराने कचरे को रीमेडिएट किया गया और एक इको पार्क बना दिया गया। मतलब जो पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन को हमने टूरिज्म में बदल दिए हैं। लखनऊ ने कचरे से एक थीम पार्क बनाया है जो आइकॉनिक बन चुका है। इससे जनता में जागरूकता और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं आगरा कुबेरपुर की बात करें, आगरा के कुबेरपुर क्षेत्र की जो कभी जहरीला कचरा का स्थल बना हुआ था, इसको बायो रेमेडिएशन और बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी में बदल करके 47 एकड़ हरियाली में तब्दील किया गया है। मतलब प्रदूषण से कैसे हम समाधान लाए हैं उसकी एक स्टोरी है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर पर्यटक स्थलों को विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे धार्मिक स्थल, पर्यटन केंद्र, भीड़ वाले बाजार, इनकी साफ सफाई को इस बार सर्वे में विशेष महत्व दिया गया है। प्रयागराज को गंगा टाउन्स की श्रेणी में हम पुरस्कार दिए हैं क्योंकि महाकुंभ में जो सैनिटेशन की व्यवस्था थी बहुत बेटर रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में सफाई रखना बहुत बड़ी बात होती है। भारत में इंटरनेशनल पर्यटकों की हिस्सेदारी केवल 1.5% है, जो बहुत कम है। इसका क्लियर संदेश है, सिर्फ त्योहार या फिर वीआईपी दौरे के समय की साफ सफाई काफ़ी नहीं होती है। स्वच्छता को हमें डेली की आदत बनाना है एंड सिस्टम बनाना है ताकि पर्यटक अनुभव और भी ज़्यादा बेटर हो सके। 2025 की जो थीम रही थी वो थी रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, इससे रोजगार, स्टार्टअप, महिला स्व सहायता समूहों को भी बढ़ावा मिल सकता है। पिछले साल की थीम थी कचरे से कमाई। अब तक हम कचरे से मिलने वाले अरबों रुपयों की कमाई की संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं बदल पाए हैं। सरकार को क्या काम करना है, ऐसे इन्वेस्टर को इंसेंटिव देना है जो कि वेस्ट टू एनर्जी या फिर रिसाइकलिंग में निवेश करें। कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र अब चलन में आ रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियों को अभी भी व्यावसायिक लाभ को लेकर के काफ़ी संदेह है। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल का विचार भारत में काफ़ी पुराना रहा है। जैसे पुराने कपड़ों को दोबारा यूज़ करना, जैसे हमारे गांव तरफ क्या होता, पुराने कपड़ों को मिला करके कथड़ी बना ली जाती है। बचे हुए भोजन से खाद बनाना, ये चीज़ हमारी संस्कृति में रहा है, लेकिन फिर भी आज के नागरिक इसमें भागीदार नहीं बन रहे हैं। जीरो वेस्ट माइंडसेट होना चाहिए। कंज्यूमेरिज्म के खिलाफ जन आंदोलन करना काफ़ी कठिन रहा। मतलब सिर्फ कानूनी नहीं, बिहेवियर चेंजेस की भी ज़रूरत है। भारत हर दिन 1.5 लाख टन ठोस कचरा पैदा कर रहा है। इसका मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। इसका समाधान है शहरों की नगर पालिकाएँ कैसे करके कचरा इकट्ठी करती हैं, छटाई करना, परिवहन करना, कैसे करके इसकी रिसाइकलिंग करना। पार्टिकुलरली प्लास्टिक और ई वेस्टेज तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। 30 साल पहले की बात करें, सूरत को कचरे का शहर बोलते थे। आज वो भारत के सबसे साफ शहरों में से एक है। अगर सूरत बदल सकता है तो भारत का कोई भी शहर बदल सकता है। दोस्तों, इसके बाद आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों एमसीक्यू, वो है आपको बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की मुख्य थीम क्या रही है। इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में प्रयागराज को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि किस शहर ने पुराने कचरा डंपिंग ग्राउंड को इको पार्क में बदला है। ठीक है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली लेबोरेटरीज़ में एनिमल्स के ऊपर जो प्रयोग किए जाते हैं, इससे जो एनिमल्स को दर्द होता है उसके ऊपर बेस्ड है। जानवरों को जब लेबोरेटरीज़ में टेस्ट किया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये बात अब सबको पता है। तो समय आ चुका है कि वैज्ञानिक रिसर्चर्स ऐसे सॉल्यूशन अपनाएं जिससे इन जानवरों की सफरिंग को हम रोक सकें। मनुष्य खुद को जानवरों से सुपीरियर मानते हैं, चूँकि जानवर इंसानों पर भरोसा करते हैं कि वे उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए इंसानों का ऑब्लिगेशन बनता है कि वे जानवरों के साथ में प्यार, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट से पेश आएँ। जानवरों की सफरिंग अब एक जानी पहचानी प्रॉब्लम है, इसलिए इंसानों को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाना है जिससे जानवरों का दुख खत्म हो जाए और खुद इंसानों के दिलों को शांति मिले। जानवरों पर टेस्टिंग शुरू होने से पहले इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। जैसे कि यदि हम हिस्ट्री में जाते हैं 1902 से 1904 के टाइम पीरियड में अमेरिका में प्रिजर्वेटिव्स की टॉक्सिटी टेस्ट की गई थी। ए एल टाटूम के अनुसार इन
इंसानों पर टेस्टिंग अनप्रिडिक्टेबल होती थी, मतलब अनिश्चित, कि उनको लगता था कि डेथ हो सकती है, तब ऐसा नहीं होता था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि रिकवर हो जाएंगे, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाते थे। इसलिए रिसर्चर्स ने एनिमल को प्रयोग के लिए चुना, क्योंकि वे कंट्रोलेबल होते हैं। ये चीज़ दिखाता है कि जब एथिक्स की बात आती है तो रेशनलाइजेशन इंसानों और जानवरों दोनों पर अत्याचार को जस्टिफाई कर सकता है, और ये गलत है। आज वैज्ञानिकों में सहमति है कि जानवरों पर की गई टेस्टिंग के नतीजे हमेशा इंसानों पर लागू नहीं होते हैं, मतलब इफ़ेक्टिवनेस कम है, इसलिए जानवरों पर प्रयोग करने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रह जाता है। आज के टाइम में साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि हम लैब में बहुत सारे बॉडी पार्ट जैसे कि आर्टिफिशियल मसल्स, पैनक्रियास एंड स्किन बना सकते हैं। तो क्यों ना इन्हीं पर हम एक्सपेरिमेंट करें, बल्कि हम एनिमल्स के ऊपर प्रयोग ना करें। ये एथिकल एंड काइंड वे होगा। साथ ही साथ टिश्यू इंजीनियरिंग की फील्ड भी काफ़ी ग्रो करेगी। अगर हमें एनिमल्स की जगह लैब ग्रोन ऑर्गन पर टेस्टिंग को लीगल और जिम्मेदारी वाला बनाना है, तो इसके लिए 1960 का प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसमें नया आर्टिकल जोड़ना पड़ेगा जो बोलेगा कि टेस्टिंग जहाँ भी संभव हो लैब ग्रोन मॉडल पर ही हो। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कानून बदल देने से हम जानवरों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उन्हें अपने जैसा सफरिंग करने वाला जीव नहीं मानेंगे, तब तक प्रोटेक्शन हमारा अधूरा रहेगा। हमें अपनी वैल्यूज, साइंटिफिक प्रोसीजर और समाज में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम कंप्यूटर पर 3D मॉडल की मदद से शरीर के अंगों को समझ सकते हैं, जिससे अब बायोलॉजी लैब्स में जानवरों को डिसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से एजुकेशन में भी एनिमल डिसेक्शन को हम बंद कर सकते हैं। अब सेफ्टी टेस्टिंग एंड मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी हमें एनिमल मॉडल को छोड़ करके एक्स कॉर्प्स मतलब बॉडी के बाहर बनाए गए मॉडल का यूज़ करना चाहिए। टिश्यू इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल मॉडल बना सकते हैं जो रियल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो हमें अपनी सभ्यता को और लाइफ और भी ज़्यादा लाइफ फ्रेंडली बनाना चाहिए। इसके लिए हमें अपने टेस्टिंग मेथड, प्रोसीजर और कानूनों में चेंजेस लाना पड़ेगा। हमें यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि जानवर भी सैक्रेड और सम्मान के लायक हैं, और हमें उन पर अनावश्यक टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो एडिटोरियल है ये पार्टिकुलरली मॉडर्न वारफेयर से रिलेटेड है। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आज के समय का नया युद्ध का तरीका किस प्रकार से है। क्या ट्रेडिशनल वीपन्स अब काम के नहीं रह गए हैं? क्या इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी बढ़ानी चाहिए? तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत हम करते हैं। बात करते हैं मैकियावेली के एक पॉलिटिकल थिंकिंग से। ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर और सर्वाइवल के आसपास घूमती रहती है, और आज भी वही हो रहा है। पहले जहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ रूल फॉलो करती थी, जैसे वेस्टफालिया ट्रीटी 1648 एंड कांग्रेस ऑफ वियना 1815, आज के लीडर उन रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं। वीपन्स और टेक्नोलॉजी ने पुरानी डिप्लोमेसी को रिप्लेस कर दिया है। शांति यह सिर्फ इल्यूजन। 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ, ऐसा लगा जैसे दुनिया में पीस आ गया हो, पर यह एक इल्यूज़न था, भ्रम था। छोटी छोटी जो कहना चाहिए घटनाएं हैं वो जारी रहीं। कोरिया, वियतनाम, नॉर्थ अफ्रीका, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिला है। अमेरिका की एटॉमिक पावर ने एक डर बना दिया था, पर असल में पीस का फाउंडेशन है काफ़ी वीक था, और डिप्लोमेट्स को हर बात पर्सनली वेरीफाई करने की सलाह भी दी गई थी। डोंट बिलीव एनीथिंग अनलेस यू चेक इट योरसेल्फ। इसके बाद बोला जाता है 1991 में यूएस लीड ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म ने वारफेयर का पूरा पैटर्न ही बदल दिया था। पहली बार 3D स्ट्राइक हुए थे, स्मार्ट टैक्टिक्स का यूज़ किया गया, मॉडर्न बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट सामने आया था। इसके बाद 9/11 की स्ट्रेटजी आई, जब यूएस ने टेरर के नाम पे नए वार से स्टार्ट किए थे। ये एक एक्सक्यूज़ बन गया किसी भी देश पर अटैक करने का। इस वक्त तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि मॉडर्न वारफेयर किस दिशा में जा रहा है। इसके बाद यूक्रेन वार और मॉडर्न वारफेयर की हम चर्चा करते हैं। 2022 से यूक्रेन रसिया वार ने हमें दिखा दिया है कि वार अब पहले जैसा नहीं रहा है।
ड्रोन्स, एआई एंड स्मार्ट मिसाइल ने बैटलफील्ड को पूरा बदल दिया है। ड्रोन सिर्फ बॉम्बिंग के लिए ही नहीं, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए भी यूज़ होते रहे हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब जो हवा में घूमते रहते हैं जब तक टारगेट फिक्स नहीं हो जाता है। वारफेयर का नया थ्योरी हमको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, मई 2025 में क्या हुआ। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि मॉडर्न वीपन्स अब युद्ध का फेस चेंज कर चुके हैं। इंडिया ने यूज़ किए ब्रह्मोस मिसाइल, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स, लॉइटरिंग ड्रोन्स और फाइटर जेट्स। पाकिस्तान ने भी चाइना के PL-15 मिसाइल और तुर्की के ड्रोन्स का यूज़ किया था। ये एक मॉडर्न हाईटेक वार था जहां एआई और स्मार्ट सिस्टम फ्रंट लाइन पे था। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न वारफेयर का रियल मतलब। मॉडर्न वारफेयर सिर्फ वीपन्स के बारे में नहीं होता है, ये टैक्टिक्स का भी गेम होता है। अब आर्मी मूव कर रही है नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल की तरफ। साइबर अटैक, एआई ड्रिवन स्ट्रेटजी एंड हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब एक नए युग की शुरुआत है। इसके बाद ट्रेडिशनल वार जहाँ से फिजिकल फोर्स यूज़ किया करता था, अब आउट ऑफ डेट हो चुका है। बात करते हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है। इंडिया को इस बदलती सिचुएशन के हिसाब से एडॉप्ट करना पड़ेगा। चाइना ने ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया अभी भी राफेल एंड ओल्ड टेंडर पर डिपेंडेंट है। हमें ड्रोन्स, एआई बेस्ड सिस्टम एंड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में तेज़ी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया को अपने मिलिट्री मॉनिटराइजेशन के प्लानिंग को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था एक ग्लिम्पस मॉडर्न वारफेयर और इंडिया के चैलेंजेस का। क्या आपको लगता है इंडिया तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है? अपनी थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे ये रतन थियम से रिलेटेड है। थिएटर जगत के एक महान और ऐतिहासिक व्यक्तित्व रतन थियाम से रिलेटेड यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। रतन थियाम मणिपुर के एक वर्ल्ड फेमस थिएटर डायरेक्टर, राइटर एंड आर्टिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय थिएटर में पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल कला को कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा था। इनके नाटकों में ना सिर्फ हमको कला का सौंदर्य देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसमें गहरी राजनीतिक और सामाजिक बात भी होती है। इनका जो प्रमुख योगदान रहा वो है थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन का। रतन थियम थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। ये आंदोलन चलाया गया था जिसका उद्देश्य था भारतीय थिएटर को उसकी रूट्स से जोड़कर उसे वेस्टर्न थिएटर से अलग बनाना है। ब्रिटिश काल में जो थिएटर भारत में विकसित हुआ था वो यूरोपीय मॉडल था। थियम जैसे कलाकारों ने भारत की पारंपरिक लोक कला, संगीत, नृत्य और पौराणिक कथाओं को मिलाकर के एक नया थिएटर स्टाइल विकसित किया था। चोरस रिपोरेटरी थिएटर 1976 इम्फाल। थियम ने 1976 में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चोरस रिपोर्टरी थिएटर की स्थापना करी थी। ये एक रिपोर्टरी कंपनी थी, नाट्य संस्था थी, जो कि मणिपुरी संगीत, पारंपरिक मणिपुरी संगीत, नृत्य और मार्शल आर्ट्स को यूज़ में ला करके आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक कहानियाँ बताती थी। इसी के साथ में उन्होंने पूरी दुनिया भर में प्रस्तुति दी थी, जैसे कि भारत, यूरोप, अमेरिका और एशिया में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा इनके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, नाटक हैं, जैसे कि चक्रव्यूह, उत्तर प्रियदर्शी, उरुभंगम, अंधा युग, 9 हिल्स 1 वैली, चिंगलोन मैपन टम्पाक अम्मा जिसको बोला जाता है। चक्रव्यूह जो है महाभारत की कहानी पर आधारित एक युद्ध नाटक था। उत्तर प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक नाटक है। उरुभंगम की बात करें, दुर्योधन के टूटे हुए शरीर के जरिए युद्ध की त्रासदी है। अंधा युग जो है युद्ध के बाद के अंधकार की कहानी है, धर्मवीर भारती की रचना पर बेस्ड है। एंड 9 हिल्स 1 वैली की बात करें, मणिपुर के इंसर्जेंसी एंड संघर्ष की कहानी है। ये एक एलिगोरिकल अंदाज में है, प्रतीकात्मक अंदाज में है। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान इनको प्रोवाइड किए गए थे, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987, पद्मश्री मिला 1989 में, ला ग्रैंड मेडियाले फ्रांस की तरफ से 1997 में, जॉन डी रॉकफेलर अवार्ड USA 2008 में दिया गया। लेकिन 2001 में पद्मश्री लौटा दिया था
केंद्र सरकार के द्वारा नागा विद्रोही संगठन के साथ सीज फायर बढ़ाने के विरोध में। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड था। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1980 के दशक में थेयम कुछ समय के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ जुड़े डायरेक्टर के रूप में काम किए। वहाँ उन्होंने थिएटर के छात्रों को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की कोशिश करी थी। इसके बाद इनका निधन हुआ है 77 साल की उम्र में 2024 में। मणिपुर सरकार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया था। सॉरी, जो निधन की बात यहाँ पर बताई गई है वो 2025 की नहीं है, गलती से 2025 की जगह 2024 में बोल दिया था। तो इनकी डेथ अभी हाल फिलहाल में हुई है, इसलिए ये न्यूज़ आर्टिकल छापा गया है।